तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान खान को एक बार फिर रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद वापस फिर से अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में 28 अप्रैल की सुबह है। आज पूरा दिन आपको कोई सियासी या सिफारती नहीं बल्कि अदालती शोडाउन नजर आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप नजर रखिए क्योंकि बैक टू बैक वहां से बहुत सारी खबरें निकलनी है। आज जजेस मुस्ताफी होंगे या फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का एक बहुत ही अहम और गैर मामूली इजलास होने जा रहा है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ लम्हात के बाद तमाम सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं और दिन 1 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा। उसकी क्या अपडेट्स रहेंगी वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। कौन कौन से जजेस ऐसे हैं जिनके नामों के ऊपर गौर किया जा सकता है, इस्लामाबाद में चल क्या रहा है खासतौर पे अदालती हलकों में या वकला के हलकों में, वो जरा डिस्कस करते हैं। और फिर सुहेल आफरीदी के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि उनके जो पुराने साथी हैं वो नए प्लान के साथ आ रहे हैं उनको टफ टाइम देने के लिए। उनकी नाहली की तलवार एक बार फिर से लटकने लगी है। पहले इलेक्शन कमीशन था, फिर पेशावर हाई कोर्ट और अब वफाकी आईनी अदालत में मामला जा रहा है उनकी नाहली के लिए। तो उनके पुराने साथियों में कौन है, क्या होने जा रहा है, उनके खिलाफ क्या प्लॉट हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। और फिर आज पूरा दिन अडयाला का महाज भी गर्म रहेगा क्योंकि मुलाकातों का दिन है और फैमिली ने कॉल दे रखी है लोगों को यहाँ पहुँचने की, जो ओहदेदार आना है। तो आज कौन कौन पहुँचेगा वो भी शाम को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसी दौरान अब से कुछ देर पहले की यह अपडेट मौसूल हुई है कि इमरान खान को रात गए एक बार फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीबन रात 2 बजे के करीब उन्हें अस्पताल लाया गया और 4 बजे तक उनका कोई प्रोसीजर हुआ है, गालबन आंखों से मुतालिक था या कोई और इशू है। इस हवाले से अपडेट जो है वो अस्पताल इंतजामिया जारी कर देगी या बाकायदा जेल अथॉरिटीज जो है वो इस हवाले से रिलीज जारी करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे रिपोर्टर्स हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं वो ये कि रात 2 बजे इमरान खान को फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2 घंटे तक उनका कोई प्रोसीजर हुआ, जिसके बाद 4 बजे उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। क्या इस हवाले से उनकी फैमिली को इल्म है, क्या बैरिस्टर गौहर को इस बार भी बताया गया, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। आज वैसे ही मुलाकात का दिन है तो मेरा ख्याल है इस मौके पर उनकी कम अज कम एक मुलाकात उनकी फैमिली से करा दी जाए ताकि ये सारे अभाम जो है वो कम अज कम दूर हो सके। देखते हैं इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं होती। अब आ जाइए जरा अदालती शोडाउन के हवाले से बात करते हैं। आज यूं कह लीजिए वो दिन है जिसके लिए 26वीं 27वीं तरमीम की गई और ख़ास तौर पे वो तरमीम जिसके तहत जो जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन के पास चला गया। अब जुडिशल कमीशन के पास जाने का मकसद क्या है, वो चूँकि कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उसमें जो हुकूमत चाहेगी एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा हो जाएगा। हुकूमत ये कहे या ना कहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि सारा इख्तियार एक तरह से हुकूमत के हाथ में रहता है। दिन 1 बजे ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऑल्दो के कुछ हलकों से, कुछ जगहों से अब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग इस हक में नहीं है या शायद मुज़ाहमत करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि काफ़ी देर हो गई है। जब मुज़ाहमत का वक्त था या जब स्टैंड लेने का वक्त था उस टाइम ये सारा कुछ नहीं हुआ और अब जब दिख रहा है कि ये सारा कुछ होने जा रहा है और इसको रोका नहीं जा सकता, तो उस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों से आवाज़ें आ रही हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर ये एक बड़ा गलत तासुर चला जाएगा। और आज के इजलास के बाद बहरहाल ये सारी सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन कौन कौन से जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें रुखसत किया जा सकता है। रुखसत इन द सेंस ये नहीं कि उनको नौकरियों से कोई फारिग किया जा रहा है, बेसिकली उनको इस्लामाबाद से किसी और हाई कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के कोई जज हैं तो उनको बलूचिस्तान की किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बेसिकली रुखसती इज इक्वल टू ट्रांसफर अनटिल अनलेस के वो रिजाइन ना कर जाएं। और अभी जो तरामीम की गई थी उनमें ये भी ऑप्शन रखा गया कि जज साहब जिनको ट्रांसफर किया जाएगा वो इनकार भी नहीं करेंगे कि वो नहीं मानते इस फैसले को या वो ट्रांसफर, अगर कोई इनकार करेगा तो उसके लिए भी मेरा ख्याल कोई पेनल्टी रखी गई थी तरमीम में, जहां तक मुझे याद है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको रीचेक भी कर लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा था। तो जजेस को अगर रिजाइन करना था तो शायद वो पहले कर लेते, लेकिन अब जो है वो उनको शायद इन ऑर्डर्स को अमल दरामद इनके ऊपर करना पड़ेगा। आज रात मैं एक प्रोग्राम का क्लिप देख रहा था, अलीना शिगरी के साथ वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये अब तय है इन जजेस का ट्रांसफर होना, तो उन्होंने कहा इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये एक जुडिशल प्रोसेस है और जुडिशल कमीशन है और वो इसमें तय करेगा। इसमें बड़ी बैलेंस
कॉम्पोजिशन रखी गई है, इसमें हुकूमत भी है, इसमें ऑपोजिशन भी है, इसमें बार के नुमाइंदगान भी हैं, इसमें जजेस भी हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें ऐसी कॉम्पोजिशन है कि इसमें जो हुकूमत चाहती है एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। और अभी तक जब से ये तरामीम हुई है ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जो हुकूमत ने चाहा और उसको अपोज कर दिया गया हो या वो हुआ ना हो। क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल है, क्या वो हुकूमत के अगेंस्ट जाके कोई वोट कर सकते हैं? उसमें बार के नुमाइंदे हैं, वो इन लाइन है विद गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा लगता है। उसमें जो बाकी एक फैक्टर है उसमें लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट कर रही है। ऑपोजिशन के तो खाली 2 लोग हैं, पीटीआई के 2 लोगों की नुमाइंदगी है, वो जाके कर भी लेंगे वोट, तो उसमें पीएमएलएन के लोग हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तो इस्लामाबाद की हवाओं फिजाओं में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि 5 जजेस ऐसे हैं जिनके नामों के ऊपर गौर हो सकता है। उनमें से 3 का ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चांस है और 2 शायद उनको अभी फिलहाल इस सारे मामले में रहने दिया जाए ट्रांसफर करने से। अब देखते हैं जैसे ही ये इसके बारे में डिसीजन होता है तो फिर बताएंगे। और ऐन मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि आज के इजलास में कंसेंसस ना हो पाए, इसके इम्कानात कम है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं से रेजिस्टेंस आ रही है तो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो कोई स्टैंड ऐसा ले लें या वो कोई असूली फैसला कर लें। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा इस हवाले से। अब आगे आ जाइए एक और हैरान कुन खबर के बारे में। हैरान कुन तो नहीं है लेकिन सरप्राइजिंग है सुहेल आफरीदी के लिए कि उनके जो पुराने साथी हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर एहतजाज किए, सारा कुछ किया, आज वही उनकी नाअहली के लिए सरेआम ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम इनकी नाअहली के लिए जा रहे हैं। और उनमें पेश हैं शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने ये कहा कि वो जा रहे हैं जनाब आईनी अदालत में और उनको ये लगता है कि चूंकि इमरान खान साहब ने इनकी नॉमिनेशन की है कि इनको नॉमिनेट कर दिया बतौर वज़ीर आला, तो कोई शख्स अगर जेल में मौजूद है और अगर कोई सज़ा याफ्ता है तो वो पार्टी के अमूर नहीं चला सकता या वो हुकूमती अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता, नहीं चला सकता। तो इनका चूंकि हुक्म वहाँ से आया तो इसलिए ये इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये प्ली लेके वो जा रहे हैं आईनी अदालत में और आज उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी कि जनाब बिल्कुल वो इस हवाले से एक पिटिशन जो है वो दायर करने जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शरट के टिकट दिए थे और खान साहब ने चैलेंज किए थे। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट में ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है, उसको जवाब बना के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो सुहेल आफरीदी जो पहले इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान में कहीं फंसे हुए थे, अब उनके ऊपर अगर ये शेर अफजल मरवत साहब दायर कर देते हैं पिटिशन तो फिर आईनी अदालत का भी एक प्रेशर बहरहाल रहेगा। और ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि आईनी अदालत में ये कोई पिटीशन जाएगी और वो फौरन से इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये कैसी पिटीशन आप लेके आए हैं, वो तो एक पूरे आईनी प्रोसेस के तहत मुंतखब हुए हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता ऐसा होगा। अगर ये हुआ तो फिर कोई नोटिस वगैरह होंगे और ये एक तलवार सी लटकती रहेगी, कुछ इस किस्म का लगता है माहौल बनेगा। बहरहाल जैसे ये खबर सामने आई तो पीटीआई के कुछ हलकों से मुराद ये नहीं कि मरकजी की आदत नहीं, पीटीआई के वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ एक ने, बल्कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का मैं देख रहा था एक क्लिप, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उन्होंने एक व्लॉग भी माजी में किया था और ये कहा था कि ये होने जा रहा है और अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है तो उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही बताया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर इस हद तक शायद नहीं जाएंगे कि वो सुहेल आफरीदी को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए किसी प्लॉट का, किसी मुहिम का हिस्सा बन जाए। मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि उनके पास कुछ मालूमात थी और उन्होंने पहले बता दिया था ये हो रहा है, तो आई डोंट नो। बट ये बात तो फैक्ट है कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी की कोई केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है आपस में। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर इस पॉइंट तक चले जाएं कि वो इमरान खान के नॉमिनी को ओहदे से हटाने के लिए कुछ इस तरह का स्टेप उठाएं। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी साहब जब बने वज़ीर आला बने तो वो ऐसा लग रहा था कि मोस्ट पावरफुल सीएम थे, यानी ओवरऑल नहीं बात कर रहा, केपी की हद तक की बात कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर से भी वो पावरफुल सीएम के उनको सारे के सारे 92 मेंबर्स की पूरी सपोर्ट, प्लस वो जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके जैसे बने थे वज़ीर आला, हर तरह की मुखालफत के बावजूद, तो लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सीएम वो प्रूव हो पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते रहे। पहले वो एक बयान दे बैठे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और वो अभी तक वो मामला उनके साथ साथ चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक सुहेल आफरीदी अपने ओहदे पर हैं, मालूम नहीं कब तक, लेकिन जब तक है तो वो इलेक्शन कमीशन का वो नोटिस जो है वो तलवार की तरह उनके ऊपर लटकता रहेगा। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के बाद वो 9 मई में एक मुकदमा था रेडियो पाकिस्तान वाला, उसमें पंजाब फॉरेंसिक लैब ने कोई एक रिपोर्ट बना दी कि जनाब इनकी मौजूदगी साबित हुई, तो वो 9 मई के मुकदमे में अलग उनके लिए एक इशू क्रिएट हो गया।
फिर कुछ मामला पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस के पास भी उनके पेंडिंग है इसी से रिलेटेड। और फिर वो जब उन्होंने फोर्स बनाने का ऐलान किया तो आईनी अदालत की जानिब से एक नोटिस हो गया। और अभी ये वाला जो मामला है तो मतलब इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और फिर आईनी अदालत की एक तलवार लटकती रहेगी। इसी दौरान पार्टी की लीडरशिप के साथ कुछ मामला में उतार चढ़ाव, वो एक मसला बन गया। फिर जो फैमिली के साथ चलना है वो एक इशू है। फिर कारकुनान का दबाव, प्रेशर कि जनाब कॉल क्यों नहीं दे रहे, कॉल क्यों नहीं आ रही। और फिर सूबे के अपने मसाइल इस कदर एक्सट्रीम सिचुएशन पे समटाइम्स चले जाते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी ड्रोन हमला हो गया, कभी कहीं पे एहतजाज, कभी अफगानिस्तान वाली सारी सूरत हाल, तो उनके लिए कुछ आसानियां नहीं रही। और वो जितने मजबूत सीएम के तौर पे आए थे वो आहिस्ता 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 वो इतने सारे इश्यूज में उलझ गए कि अब वो ना तो इमरान खान से उनकी कोई मुलाकात हो पा रही, ना वो एहतजाज की उस तरह से कॉल दे पा रहे हैं जिसके लिए वो उनको लाया गया या जिसके लिए एक तरह से था लोगों के जहनों में कि ये कोई फौरी तौर पे एहतजाज करेंगे। और अगर उनकी जगह पे खुद को रख के देखें आप लोग तो शायद वो ऐसी ही सिचुएशन से दो चार हैं कि जहां उनको डिसीजन करने में अभी थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इसीलिए शायद हटाया था कि उनके ऊपर वो जब भी निकलने लगते थे तो उनके ऊपर वो आ जाता था कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, असला बरामदगी का कोई केस, शराब बरामदगी का कोई केस, कुछ इस तरह के केसेस थे उनके ऊपर। तो वो हर बार जब निकलने लगते थे तो नाकाबिल ज़मानत वारंट। अब वही सारा कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ भी हो रहा है। हर दूसरे चौथे दिन आप खबरों में सुन रहे हैं कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी हो गए। तो इम्कान ये था कि इनका हुकूमत के साथ कुछ ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे और कुछ वर्किंग रिलेशन ऐसा इंप्रूव होगा कि शायद वहां से कोई ब्रेक थ्रू हो सके। लेकिन अब जाके वो कह रहे हैं कि मैंने अपना सियासी कैपिटल भी दाव पे लगाया लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो ये इस टाइम का ओवरऑल मंजरनामा है कि उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, अब आगे आ जाइए। आज सहाफ़ी मतिउल्ला जान साहब ने एक ट्वीट करके बताया कि उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालिया कुछ दिनों में एक इशू क्रिएट हुआ है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था। इस टाइम की रिसेंट एक कंट्रोवर्सी जो उनके साथ लिंक है वो यही है और कोई ऐसा सिचुएशन ओवरऑल नजर नहीं आई जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये रीजन बनी है। ऑल्दो कि उनका स्टैंड जरा सख्त है हुकूमत को लेके या बाकी वो तनकीदी एक अपने बयान देते रहते हैं, लेकिन हालिया दिनों में एक कंट्रोवर्सी जो है जिसको मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझता कि अगर आपने फॉरेन जर्नलिस्ट को इन्वाइट करके एक रिस्पेक्ट दी है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन ये कुछ जर्नलिस्ट इसको बुरा समझते हैं कि आपने नेशनल प्रेस क्लब का नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्यों ऐसा अपने तौर पे किया गया। तो इस तनाज़े के बाद अभी एक पहली खबर ये आई कि उनको उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो न्यूज़ का हिस्सा थे और अभी उनको ये कहा गया कि उनकी सर्विसेज उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा, फिर एक खबर है फ़खर रहमान साहब जर्नलिस्ट जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था किसी ट्वीट के ऊपर, तो उनकी भी ज़मानत हो गई और आज शाम ज़मानत के बाद उनको रिहा कर दिया गया। वो अपने बेटों के हमरा अपने घर की जानिब रवाना हो गए। उनकी उम्र भी काफ़ी है, 61 बरस के करीब उनकी उम्र है। काफ़ी शरीफ आदमी है, बेसिकली मैं उनको जानता हूँ। कभी कभार जज्बात में हो जाता है कोई ऊंच नीच, तो बहरहाल उन्होंने कोई ट्वीट किया था, नामुनासिब था, शायद नहीं करना चाहिए था, उन्होंने माजरत की। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने देखा नहीं है ट्वीट, लेकिन जब उन्होंने माजरत की तो इसका मतलब है कि शायद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था, सेंसिटिव किस्म का कोई ट्वीट कर दिया। तो उसके बाद ये सारी गिरफ्तारी अमल में आई। बहरहाल अब उनकी ज़मानत हो गई, वो चले गए। ईरान रूस के मामले के ऊपर मुलाकातें जारी हैं, ये ईरान अमेरिका इशूज़ के ऊपर। ईरान की पाकिस्तान के बाद अब रशिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस चल रही थी। प्यूटन के साथ वो मुलाकात कर चुके हैं और प्यूटन ने काफ़ी उन्हें तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से फाइट बैक कर रहे हैं, इसे इसी तरह से जारी रखिए, आप सुरखरू होंगे। कुछ इस तरह का मैं वो सब टाइटल्स के साथ देख रहा था कि उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, काफ़ी हौसला अफजा। उन्होंने कहा कि मुझे मुश्तबा खामनेई का पैगाम मौसूल हुआ और हम आपकी हर तरह से मदद जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया कि ये जंग के ख़ात्मे के लिए पुरअमन इसका हल होना चाहिए ताकि बाद में आप लोगों के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग अमन जो है वो ईरान के लोगों को देखने को मिले। तो ये सारी अपडेट्स थी। फर्दर जो भी होगा वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।